नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। जब बात करते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत में, तो आपने देखा होगा राजनीतिक सिद्धांत में एक तो आपको मिलता है न्याय और न्याय की अवधारणा, दूसरा मिलता है दंड और दंड के सिद्धांत। दंड और दंड के सिद्धांत आपने पाया होगा कि क्वेश्चन आपको मिले होंगे कि निम्न में से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो चलिए आज उसी पर जिक्र करते हैं। दंड और दंड के सिद्धांतों का आज हम लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में क्वेश्चन का भरमार रखता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक विचारक हैं सामंड, ये कहते हैं कि दंड प्राचीन निजी प्रतिहिंसा और आत्म सहायता का आधुनिक एवं सभ्य स्वरूप है। मतलब कहते हैं कि अगर आपको दंड देखना है तो ऐसे देखिए कि प्राचीन में होता क्या था, हिंसा पर, प्रतिहिंसा पर आधारित, यानी हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख वाली चीज़ पर आधारित था। और आज अगर आधुनिक में बात करें तो सभ्य स्वरूप की, इसने अगर अपराध किया है तो इसे दंड दिया जाए, हिंसा प्रतिहिंसा पर दंड नहीं दिया जाए, सुधारात्मक दिया जाए। तो इसी पर यह बात हुई थी और यहाँ पर ये आया था। दंड कानून में निहित होता है और जब किसी व्यक्ति के द्वारा कानून या विधि को भंग किया जाता है तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। लॉजिकली बात है कि भारतीय संविधान, अब वर्तमान में बात करूं, भारतीय संविधान विधि निर्माण की अधिकारिता किसे देता है? सबको पता है कि विधि निर्माण की अधिकारिता विधायिका को देता है। सही है? किसे देता है? विधायिका को। और विधायिका जब जब कानून बनाती है, उम्मीद किया जाता है कि विधायिका जनहित के अनुसार ही कानून बनाए, जनहित के विपरीत कानून ना बनाए। तो आपने पाया होगा कि पहले ये व्यवस्था नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनना दंड को, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। जैसा राजा का धर्म, वैसा ही कानून, वैसा ही कानून की प्रक्रिया और वैसे ही दंड और दंड के प्रावधान थे। लेकिन वर्तमान में विधायिका ने कहा है कि चूंकि संविधान ने मुझे विधि बनाने का अधिकार दिया, तो जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव करके मैं दंड का प्रावधान नहीं करूँगा। भेदभाव का निषेध होगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, विधि बनाई जाएगी, सबके लिए एक समान होगी। तभी तो भारतीय संविधान ने विधि के शासन को अपनाया है। विधि सबके लिए एक समान होगी और विधि अगर कहती है कि आपने अपराध किया है तो अपराध के लिए दंड मिलेगा। आप किसी भी जेंडर में हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी अवस्था में हो, विधि के लिए मायने नहीं रखता। तो दंड क्या है? कानून में पहले से निहित होता है कि चोरी किया तो इतना दंड मिलेगा, हत्या किया तो इतना दंड मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कानून या विधि को भंग किया जाता है तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। यही नियम है। प्राचीन काल में पीड़ित व्यक्ति दुख देने वाले को स्वयं ही मित्रों तथा सहयोगियों की सहायता से दंड देकर अपने कष्ट का प्रतिकर लेता था, बदला लेता था। ठीक? तो पीड़ित व्यक्ति, दुख देने वाला यानी जिसने उसे कष्ट दिया है, अपने मित्र, सहयोगी और गांव के इष्ट मित्र के साथ मिलकर उससे बदला लेता था। ये नियम था। ये क्या था? नियम था। इस प्रक्रिया में कभी कभी अपराध के अनुपात से ज़्यादा दंड मिल जाता था। अपराधी के साथ साथ निर्दोष भी दंड का भागी होता था। जैसे अगर यही ले लीजिए, प्रतिकार यानी प्रतिहिंसा यानी बदले की भावना पर जो दंड देने की बात आई। अगर बात करूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके यहाँ चोरी की और हो सकता है उस समय, बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है उस समय उसने 2 बोरी अनाज चुरा ली हो और उसी समय आपने अपने यहाँ अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, निमंत्रण दिया था और आप अपने यहाँ
कोई धार्मिक अनुष्ठान करा रहे थे और उसके बदले में आप सबको भोज के लिए बोले थे। तो जाहिर सी बात है चोरी में आपका सम्मान गया, जग हंसाई अलग हुई। बहुत ध्यान से सुनना। और वो 2 बोरी अनाज लेकर गया अपने घर, अपनों का भरण पोषण कर रहा था। तो उसके अनुसार आपके यहाँ 100 बोरी था, उसमें से 2 बोरी ही लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये 2 बोरी आपने स्पेशल अलग रखा था। आपकी क्रेडिट गिरी, लेकिन उसके यहाँ भरण पोषण हुआ। अब चूंकि आपके सम्मान को ठेस पहुंचा, तो अब आप दंड देते समय चोरी की बात नहीं देखेंगे, अब आप जग हंसाई देखेंगे। और उस पर जब आप बदला लेने जाएंगे, मारने जाएंगे, तो हो सकता है उसे मारे ही मारे, उसके बचाव में उसका परिवार आए, उसे भी मार दें। इतना मार दें कि वो ज़्यादा दंड का मतलब अपराध से ज़्यादा दंड पा जाए। तो होता क्या था, ठीक माना जाता था कि दंड देने वाले के भी परिवार के लोग सामूहिक उत्तरदायी हो गए, दंड पाने वाले के भी सामूहिक उत्तरदायी हो गए। ठीक, तो धीरे धीरे न्याय में प्रतिहिंसा के भाव को खत्म किया गया और उसका जगह प्रतिकार ने ले लिया। प्रतिकार में क्या होता था? प्रतिकार प्रतिहिंसा से कुछ हद तक ठीक था। प्रतिकार में अपराध का बदला उतना ही दंड देकर लिया जाता था जितने मात्रा में अपराध किया गया। पहले प्रतिहिंसा थी, ज़्यादा भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता। अब प्रतिकार क्या कहता है? आँख फोड़ा है तो आँखें का बदला लेंगे, हाथ तोड़ा है तो हाथ का ही बदला लेंगे। लेकिन इससे थोड़ा कम था। ठीक, यहाँ पूरा शरीर मार डालते थे, यहाँ केवल ये लेंगे। तब भी तो आप कह सकते हैं कि भैया कुछ भी कहिए, यह व्यवस्था भी तो अमानवीय और हिंसक है। बिल्कुल है, सजा सुधरने की दी जाती है, ना कि बदला लेने की। तो अमानवीय और हिंसक माना गया। चूंकि आगे चलकर व्यक्तिगत संपत्ति में वृद्धि हुई, जाहिर सी बात है धीरे धीरे स्थायित्व जीवन आया, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और क्या हुआ, अर्थदंड की व्यवस्था लागू हुई। यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन आया है, जिसके तहत व्यक्ति की संपत्ति से एक अंश की राशि पीड़ित व्यक्ति को दिया जाना तय हुआ था तथा दूसरा अंश राजकोष में जमा कराना तय हुआ था, अनिवार्य था। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होता था, आर्थिक दंड बढ़ जाने से कहीं ना कहीं प्रतिहिंसा और प्रतिकार में कमी आई। आर्थिक दंड ही पर्याप्त है। जैसे कोई पोस्ट पर अपना दुरुपयोग करे, उसे बर्खास्त कर दीजिए, इतना पर्याप्त है उसके जीवन के लिए। क्रेडिट गया, जीवन जीने की शैली में परिवर्तन हुआ, उत्पादन और आर्थिक क्षमता कम हुई, वो अपने आप सुधर जाएगा। यदि अपराधी आर्थिक दंड का भुगतान ना कर पाए तो उसे दासों की भांति जीवन व्यतीत करना होता था। मान लीजिए उसने किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक कृत्य किया है, तो उसे जीवन भर उसके यहाँ काम करना पड़ रहा है, जब तक उतने मात्रा की राशि के अनुसार वो काम ना कर दे। तो दास की व्यवस्था भी दिख रही है। इसका मतलब धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार हुआ है। प्राण और जीवन से बढ़कर फिर अर्थदंड की ओर बढ़ाया गया। इसके बाद भारत में दंड की एक और व्यवस्था प्रचलित में आई। इस व्यवस्था में न्यायालय द्वारा अपराधी को दंड दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है, अगर न्यायालय देगा तो ना तो वो हिंसा पर आधारित होगा, ना वो किसी बदले पर आधारित होगा, ना प्रतिकार होगा, ना प्रतिहिंसा होगा। क्या होगा? जाहिर सी बात है न्यायालय चाहेगा सुधारात्मक दंड दिया जाए, ताकि व्यक्ति जब यहाँ से अपना दंड भोग कर जाए तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाए और समाज में वो दोबारा फिर सोचे ना कि अरे यार, मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊँगा, परिवार को देख नहीं पाऊँगा, काल कोठरी में बंद रहूँगा, आज़ाद नहीं रहूँगा। ये सब चीज़ें सोचकर किया गया। तो हुआ क्या, न्यायालय द्वारा दंड देते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाता था कि दंड ऐसा हो जिससे पुनः अपराध ना किया जाए। ठीक, यह दंड छोटी छोटी काल कोठरी में बंद करके, जलाकर, काट कर, कोड़े लगाकर, दाग कर दिया जाता था। न्यायालय था किसका? कहा गया
न्यायालय था राजा साहब का। तो जो आज का न्यायालय आपको सुधारात्मक दिखता है, यह सुधार के तरीके आज सकारात्मक है, तब बड़े ही विडंबना वाले थे। खोलते कढ़ाई में फेंक दो, चौराहे पर इनको टांग दो, कील ठोक दो, ये सब होता था। दाग कर, कोड़े लगाकर, जलाकर, ठीक काट कर। अब आ जाइए, धीरे धीरे मध्यकाल आया। मध्यकाल में यूरोप, भारत और विश्व के कई देशों में कभी कभी दंड केवल संदेह के आधार पर दे दिया जाता था, एविडेंस था ही नहीं। संदेह के आधार पर इसलिए दे दिया जाता था ताकि समाज इसे देखे और डरे कि अगर मेरा भी नाम गलत चीज़ों में आया तो क्या होगा, मैं अपराधी बनूंगा और मुझे भी ऐसे दंड दे दिया जाएगा। समाज में डर व्याप्त करने के लिए आप ये कार्य कर रहे थे। दंड की यह पद्धति आधुनिक काल तक चलती रही, जिसका प्रयोग भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में भी दिया गया। आपने देखा होगा, ब्रिटिश अधिकारियों ने अपर्याप्त कारणों पर भी गिरफ्तारी की और दंड दिया है। किसी के पास एविडेंस नहीं होता था कि ये क्रांति में थे कि नहीं, आंदोलन में थे कि नहीं, उन्हें भी उठा ले लिया गया। क्लियर? अब आपसे जो सवाल पूछा जाता वो सामंड पे आधारित है। दंड का सिद्धांत जो आपसे पूछा जाता था, सामंड ने दंड के 4 सिद्धांत बताए। एक बताया निवारणात्मक सिद्धांत, एक बताया निरोधात्मक सिद्धांत, एक बताया प्रतिफलात्मक सिद्धांत और एक बताया सुधारात्मक सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत बताए, निवारण, निरोधक, प्रतिफल, सुधार। अब आ जाइए निवारक की बात करें, निवारणात्मक सिद्धांत की बात करें। कह रहे दंड ऐसा होना चाहिए कि उसी प्रकार के अपराध का विचार रखने वाले व्यक्तियों के समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो। मतलब निवारण का तरीका क्या हो, ठीक, कि भैया निवारण का मतलब है समाज के सामने एक उदाहरण, समाज के सामने एक उदाहरण। अगर किसी ने अपराध किया तो उस अपराध को जो जो सोच रहे हो या जो देख रहे हो कि इसने अपराध किया, अब तक इसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो भी सोच रहे हो या देख रहे हो, तो ऐसा विचार रखने वाले व्यक्ति के समक्ष भी एक उदाहरण हो। अर्थात इस प्रकार के दंड का उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे अपराधी को ऐसा दंड देना है कि वह समाज के समक्ष एक उदाहरण हो और समाज उस प्रकार के अपराध करने से डरे। यानी इस प्रकार के दंड से समाज के अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हो और अपराध का निवारण हो जाए, दोबारा वो अपराध ना करे। निवारण हो जाए मतलब समाज में दोबारा कोई इस प्रकार का अपराध ना करे। ठीक है, अब आ जाइए निरोधात्मक दंड व्यवस्था की बात कर लूं। ये क्या था? यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी अपराध को दोहराता है, अनुच्छेद 20 याद रखिएगा, खंड 1 और 2 अभी समझाते हैं, देखिएगा समझ में आएगा। यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी अपराध को दोहराता हो, जैसे पाकिस्तान, तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए ऐसा दंड देना चाहिए कि वह अपराध के लायक बचे ही ना। जैसा बार बार दंड कर रहा है, बार बार अपराध कर रहा है, तो कहे ऐसा करो, अगर व्यक्ति चोरी करता है ना, आजीवन कारावास दे दो, बैठा रहेगा काल कोठरी में, दंड कर ही नहीं पाएगा, अपराध कर ही नहीं पाएगा, तो दंड देने की नौबत ही नहीं आएगी। अब आ जाइए प्रतिफलात्मक सिद्धांत। ये दंड का कैसा सिद्धांत है? प्रतिफलात्मक। प्रारंभिक समाजों में इसी प्रकार का दंड प्रचलित था। अपराध के लिए दंड
पीड़ित व्यक्ति ही देता था, जो परेशान था यह देता था। ठीक, यह दंड बदले की भावना पर आधारित होता था। जैसी करनी वैसी भरनी। अपराधी जिस प्रकार का अपराध करता था, दंड भी उसी प्रकार के दंड से दंडित किया जाता था। दंड भी उसी प्रकार के दंड से दंडित किया जाता था। तब शायद मुझे बता दूं आपको कि ये बताने में गुरेज ना हो कि सुधारात्मक तब नहीं रहा होगा। ये मुझे लगता है कि आधुनिक की देन होगी। ये वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में सबसे प्रचलित मान्य सिद्धांत है। किसने किया? बेंथम। मैं कई बार बताई हूं कि केवल आप बेंथम को उपयोगितावादी सिद्धांत से मत जानिएगा। जब भी विश्व का कोई भी कानून उठाइएगा तो ये याद रखिएगा कि वर्तमान में जितने कानून होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, आप एक चीज़ मान के चलिएगा कि उस पर अगर किसी का अधिकार प्रभाव दिखाई देगा तो वो बेंथम होंगे। इस प्रकार के दंड का उद्देश्य क्या था? अपराधी को दंड अपराध की मात्रा के अनुसार देकर सुधारना है। अब यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। अपराध की मात्रा शब्द कहाँ से आया? अनुच्छेद 20 खंड 1। यदि कोई कार्य करते समय कार्य अपराध की श्रेणी में है, क्या कहा गया? यदि कोई कार्य करते समय वो कार्य अपराध की श्रेणी में है तभी व्यक्ति अपराधी होगा। यानी कोई कार्य पहले हुआ और बाद में उसके लिए कानून बना तो आप जो पहले कार्य हो चुका उसके लिए दंड नहीं देंगे, वो भविष्य में कार्य करेगा, भूतलक्षी नहीं। तो यदि कार्य हो रहा था उस समय कार्य अपराध की श्रेणी में था तभी आप अपराधी होंगे। उतने ही दंड के भागी होंगे जितना आपने अपराध किया होगा। जितना आपने अपराध किया होगा। तो मान लीजिए आप चोरी किए तो कोई आपको फांसी नहीं दे देगा। जितना आपने अपराध किया उतने ही दंड के भागी होंगे। तो वर्तमान में मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के दंड का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के दंड का उद्देश्य है सुधारना। तो अपराध की मात्रा के अनुसार देकर सुधारा जाता है, क्योंकि दंड का स्वरूप प्रतिशोधात्मक नहीं बल्कि चरित्र में सुधार लाना है, जिससे समाज में पुनः वापस आकर वह अपने जीवन को निरंतर गति दे सके। समझ गए? बेंथम के अनुसार अपराध और दंड में समानुपात होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? बेंथम मानते हैं कि अपराध और दंड में समानुपात होना चाहिए। जितनी मात्रा में अपराध उतनी ही मात्रा में दंड दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक? और यही अनुच्छेद 20 खंड 2 की अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए
एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। चलिए दिखाते हैं क्या। निरोधात्मक, यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी अपराध को दोहराता है तो ये तब था, अब नहीं। अब तो कहा गया कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अगर न्यायालय ने 7 वर्ष सजा दे दी, अब वो 7 वर्ष सजा काट कर आया है, वो 7 वर्ष सजा काट कर आया है। अब कोई सोचे कि उसे फिर से हम अभियोजित करके दंड दिला दें तो नहीं दिला सकता। एक बार करने के बाद जब वो 7 वर्ष के बाद आया है तब वह निर्दोष है। क्यों? क्योंकि वह सजा काट चुका है। तब वह निर्दोष है क्योंकि वह सजा काट चुका है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब ये जो दंड के सिद्धांत और दंड के प्रकार हैं, ये आपको ये ज़रूर याद रखने होंगे। यानी मैं एक चीज़ ज़रूर याद दिला दूं कि जब आप दंड पढ़ेंगे, जब भी दंड पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा कि दंड ऐसे काम करता है जैसे प्राचीन में नैतिकता पर आधारित था। सपने में भी किसी को वचन दे दिया तो उसको पूरा करना है, नैतिकता थी। कोई जानता नहीं था, एविडेंस था ही नहीं। फिर आया क्या? अपने पिता की कसम खा लो, माता पिता की कसम खा लो, मैं मान लूँगा कि तुम गलत नहीं हो। ये मोरलिटी बताती है। ठीक, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, हम लोग गाते थे ना। ये गाना इसे नहीं मजाक में, ये मोरलिटी बताती है कि भैया तब नैतिकता ये थी कि झूठ नहीं बोलोगे। अगर ऐसा होता ना तो पहले घर नहीं थे, न्यायालय नहीं थे, लोग ऐसे ही रहते थे तो उनके अनाज, उनके सब सामान तो चोरी हो जाते ना। मोरलिटी थी, एकता थी। बताते हैं कि ये अनैतिकता है। तो पहले कितने मोरल लोग रहे होंगे कि उनको पता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो होता क्या था, धीरे धीरे जब समतामूलक समाज में विभिन्नता आई तो जैसे राजा अगर बना, मान लीजिए राजा कोई बना बौद्ध धर्म का, तो जाहिर सी बात है कानून वो बौद्ध के अनुसार चलेगा। राजा कोई बना इस्लाम धर्म का तो कानून इस्लाम के अनुसार चलेगा। राजा कोई बना हिंदू धर्म का तो कानून हिंदू धर्म के अनुसार चलेगा। अर्थात जैसा राजा वैसा कानून, वैसे दंड की प्रक्रिया। तो ये वैदिक, मतलब मैं अगर वैदिक भी छोड़िए, मैं अगर कहूँ कि प्राचीन काल में ये मोरल एथिक्स पे आधारित रहा होगा, वहाँ कोई जाति धर्म के बंटवारे की बात नहीं आई होगी। मध्यकाल तक आते आते वैचारिकता का अभाव हुआ है, शक्ति हावी हुई है, और शक्ति का सिद्धांत जैसे आया तो कहते नहीं हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब जैसा राजा होगा वैसे राजा की सोच होगी, वही कानून होगा, वही दंड का प्रभाव होगा। तो जाहिर सी बात है मध्यकाल में दंड हमेशा प्रतिहिंसा पर होगा, प्रतिशोध पर होगा। आपने मेरे यहाँ ये कार्य किया है, मैं भी आपके यहाँ ये कार्य, आपने मेरा दाहिना हाथ तोड़ा है, मैं आपका दाहिना हाथ तोड़ूंगा। बात समझ में आ गया? ये धीरे धीरे बढ़ गया होगा और एक चरम पर आया होगा कि चोरी पर भी व्यक्ति को जान से मारा गया होगा। ठीक है, चोरी पर भी व्यक्ति को जान से मारा गया होगा। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकता आई, मानवता आई, बौद्धिकता विकास हुआ। फिर से हम जब वेदों की ओर लौटो, फिर चले, तब लगा नहीं, जितना अपराध उतना ही अपराध के लिए दंड। और भारतीय संविधान ने इसी को समाहित किया है कि कार्य करते समय कार्य अपराध की श्रेणी में होगा तभी आप अपराधी होंगे, वरना नहीं। और जितनी मात्रा में आपने अपराध किया होगा उतनी ही मात्रा में आप दंड के भागी होंगे, वरना नहीं। सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रतिकार क्या है, प्रतिहिंसा क्या है, ये तो मैंने सारा आपको बताया।
सामंड जरूर याद रखिएगा। और सामंड के ये 4 निवारण, निरोधक, प्रतिफल, सुधारक जरूर याद रखिएगा। और पूछा जाए चाहे प्राचीन कानून हो चाहे वर्तमान कानून हो, किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा बेंथम के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। यानी सब कुछ किस पर आधारित है? बेंथम पर आधारित है। क्लियर है? तो देखिए भाई, पहले ही बता दूं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिना इसके टीजीटी या पीजीटी आप लेकर नहीं चल सकते। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ये आपको ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना कि रामबाण की तरह जो टॉपिक हो, वो धीरे धीरे हम उठा कर दे रहे हैं ताकि आप समझिए कि आपको ये सब पढ़ के तैयारी करनी है। पाठ्यक्रम कुछ भी आए, ये बदलते नहीं है, ये रहते हैं। वही पॉइंट मैं उठा रही हूँ, जो पॉइंट आपके कितने भी पॉइंट बदल जाए, कितने भी सिलेबस बदल जाए, रहेंगे उसी पॉइंट को लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।